कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है हर सेक्टर में। वो आईटी का सेक्टर हो, आईटी सेक्टर में तो उन्होंने, हम तो दूर की बात है, उन्होंने चाइना को बीट कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रिसेंटली उन्होंने जापान जैसे मुल्क को व्हीकल्स में भी वो बीट कर दिया है। तो आप देखेंगे कोई एक ऐसा सेक्टर जिसमें उन्होंने बड़े बड़े मुल्कों को बीट कर दिया। आप अपने ही मुल्क की बात कर लें, आपने अफगानिस्तान को बीट कर लें तो यही बड़ी बात है। आप देख लें आज का हर नौजवान जो है वो मुल्क से भागना चाहता है। क्यों भागना चाहता है? उसकी वजह ये है कि हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद हुए हैं, हम रूहानी तौर पर, दिली तौर पर आज़ाद नहीं। जब तक हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद रहेंगे हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हमसाए मुल्क की आप बात करें, उन्होंने आज़ादी तो ली है, वो आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया है। उन्होंने तालीम के हवाले से काम किया है, उन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से काम किया है, उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया है, उन्होंने बेरोज़गारी ख़त्म की है, उन्होंने अपने मुल्क में ऐसी इस्लाहात नाफिज की हैं जिससे उनका मुल्क जो है तरक्की की राहों पर गामज़न हो सके। इंडिया इज़ टेक्निकली सो मच इवॉल्व, और हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन अच्छी जो है वो एक ही टाइम पे हुई है, लेकिन डेमोग्राफिकली अगर देखें तो वो उसके पीछे बड़ी डिबेट है कि वो किस तरह उनकी जो पार्टीशन हुई है या नहीं हुई। लेकिन कंपैरेटिवली अगर 2025 से या आज से 2030 के सिनेरियो में अगर इंडिया को देखते हैं, इंडिया कैन बी अ कंट्री जो कि विच कैन इन्फ्लुएंस आई थिंक द होल रीजन। वी कैन नॉट ओनली टॉक अबाउट द वर्ल्ड, वी कैन टॉक अबाउट, इफ विल टॉक अबाउट एशिया then it comes India. India will be considered as a country which is going to influence the whole Asia and it is going to represent Asia. टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंडिया बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, इकोनॉमी वाइज भी, टेक्सटाइल वाइज, आर्टिकल्चर के हवाले से भी, हर तरीके से इंडिया बहुत आगे जा रहा है। और क्या कहते हैं, अगर आप फ़ॉरेन तौर पर देखेंगे उनके जो फॉरेनर्स के साथ ताल्लुकात हैं और जो सीन है, तो इट्स गुड और मुझे लगता है कि बहुत आगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। अस्मा अवैस ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजूद आपको बताते चलें कि आपको जिस तरह से पता है इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री बनता जा रहा है, एशिया की बहुत ज़्यादा पावरफुल और सुपर कंट्री बनता जा रहा है। बहुत ज़्यादा काम भी करते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स, और थर्ड बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो कंपैरिजन आज हम करने जा रहे हैं 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है इंडिया किस जगह पर स्टेबल कर रहा होगा और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान किस जगह पर स्टेबल कर रहा होगा। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि इस बारे में क्या कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या लगता है आपको कि किस जगह पर हम लोग स्टेबल कर रहे होंगे। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए देखते रहे अस्मा अवैस ऑफिशियल मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद। शाहिद, मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि इंडिया किस जगह पे स्टे करा होगा? इस टाइम तो फिफ्थ बड़ी इकॉनमी और आगे थर्ड बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, तब आपको क्या लगता है कि किस जगह पर होगा? आपके सवाल में जवाब निकल आया। आपने कहा कि अगले 2 से 3 साल बाद इंडिया कहाँ फॉल कर रहा होगा। यकीनन थर्ड पोजीशन पे आ चुका होगा। थर्ड पोजीशन पे तो वो इसी साल आने वाला है। तो ये हिसाब लगाए मे बी वो दूसरे नंबर पे आ जाए। जिस तरह से उसकी कोशिश जारी है वो इस टाइम बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। अब ये देखें कि किसी एक सेक्टर में भी अगर हम कंपैरिजन करने पे आए ना पाकिस्तान का और इंडिया का, तो हम किसी में भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके साथ अपना कंपैरिजन कर नहीं सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम अव्वल तो उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है हर सेक्टर में। वो आईटी का सेक्टर हो, आईटी सेक्टर में तो उन्होंने, हम तो दूर की बात है, उन्होंने चाइना को बीट कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रिसेंटली उन्होंने जापान जैसे मुल्क को व्हीकल्स में भी वो बीट कर दिया है। तो आप देखेंगे कोई एक ऐसा सेक्टर जिसमें उन्होंने बड़े बड़े मुल्कों को बीट कर दिया। आप अपने ही मुल्क की बात कर लें, आपने अफगानिस्तान को बीट कर लें तो यही बड़ी बात है। अभी तो अफगानिस्तान ने सर उठाया और वो ऐसे सर उठाया कि भाई वो काम करता जा रहा है और आने वाले टाइम में वो भी बहुत आगे निकल चुका होगा। क्या लगता है आपको कि अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान आपको क्या लगता है 2025 और 26 में किस जगह पर स्टे कर रहा होगा? अगर यही सिचुएशन रही, इसी तरह का निज़ाम रहा, रजीम चेंज वालों ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने ना दिया, तो मजीद इससे बदतर होगा। बदतर हो सकता है। बदतर इस तरह से हो सकता है कि लोगों को अभी खाने के आटे का फुकदान है तो मैं भी खाने की पीने की अशिया लोग छीन कर खाएं। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रजीम चेंज करने वालों ने आज भी नसीहत ना पकड़ी तो आने वाला टाइम इससे तकलीफ दे और मुसीबत ज्यादा नजर आएगा पाकिस्तान का। तो क्या लगता है आपको कि हमारे लिए कौन सा लीडर ज्यादा अच्छा है जो हमारे मुल्क के लिए काम करता है? हर किसी का एक ही है और हमें भी उसी से उम्मीद है कि वो वाहिद इमरान खान है जो अपनी बात पे ना खड़ा हो जाता है। और हमें भी उससे उम्मीद इसीलिए है क्योंकि वो बंदा चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। बेशक उसके साथ टीम गलत हो सकती है, वो लोग बस मतलब वो खुद बंदा जो है ना
मतलब कहने का मकसद ये है कि वो खुद ठीक है, उसमें खुद वो बंदा गलत नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इमरान खान एक वाहिद उम्मीद है और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर कर सकता है और आइंदा आने वाले टाइम में बेहतर करेगा भी। और नरेंद्र मोदी साहब के लिए लास्ट में क्या मैसेज देंगे? वो तीसरा टेन्योर में करेगा, ज़रूर करेगा, और तीसरे टेन्योर में वो दुनिया की दूसरी से या तीसरी पावर पे पहुंचा देगा अपने मुल्क को, बल्कि इस टाइम तीसरी पोजीशन पे। तो क्योंकि अभी आप देखें कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट नील है और आप अपने नेबर कंट्री की देखें 1 ट्रिलियन के नियर अबाउट पहुंच चुकी है, और 1 ट्रिलियन एक इजी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही। उसने आने वाले टाइम में मजीद इसको क्रॉस कर लेना। जैसे वो इसको क्रॉस करता जाएगा वो अचीवमेंट लेता जाएगा और कामयाब होता जाएगा। सर मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान किस जगह पर स्टे कर रहा होगा और इंडिया किस जगह पर स्टे करेगा? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जागती आंखों से पढ़ना तुम कभी तारीख को, दिल के लुटने का सबब और सानहा मिल जाएगा। शुमिए किस्मत के हम ऐसे दौर में आज जिंदा हैं जहाँ पर हर तरफ जुल्म बर्बरियत के साए मंडलाते हुए नजर आते हैं। आज का हर फर्द जो है वो अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसके हिस्से का कोई और काम करे। ऐसे ही। लिहाजा मैं ये कहता हूँ और मेरा ये पैगाम है कि अगर हम अपने हिस्से का काम अंजाम देना शुरू कर दें तो हम 2024-25 क्या हम उससे पहले भी खुद को स्टेबल कर सकते हैं और दुनिया के नक्शे पर खुद को मनवा सकते हैं। वह मसला ये है कि हम अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानते। जब हम अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानते तो होता क्या है कि हम पर ऐसे ही साए मंडलाते रहेंगे, हम ऐसे ही जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे, हम ऐसे ही गुर्बत व अफलास की तह में घिसते चले जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं, इस माशरे को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना होगा। हम जब खुद को दरियाफ्त कर लेंगे, खुद को बदल लेंगे, उसके बाद हम जो है हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे और हम अक़वाम आलम पर एक जिंदा कौम के तौर पर हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, 75 साल हम लोगों को हो गए हैं आज़ाद हुए दिन को, लेकिन वो इस टाइम थर्ड बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं और हमारा तो 100 के बाद भी लिस्ट में नाम बहुत मुश्किल से पीछे आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इसमें हमारे हुक्मरानों की क्या गलती है? याद रखें कि कौमें कभी भी हाउसिंग सोसाइटीज से नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे। आज आप जानती हैं कि पाकिस्तान के हर कोने कोने में हाउसिंग सोसाइटीज़ तो आपको जगह जगह दिखाई देती, लेकिन तालीम के लिए या एजुकेशन और दीगर सलाहियतों के लिए, नौजवानों के इनकरेज के लिए, नौजवानों के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ पर नौजवानों को सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सके, नौजवानों को हुनर सिखाया जा सके। आप देख लें आज का हर नौजवान जो है वो मुल्क से भागना चाहता है। क्यों भागना चाहता है? उसकी वजह ये है कि हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद हुए हैं, हम रूहानी तौर पर, दिली तौर पर आज़ाद नहीं। जब तक हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद रहेंगे हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हमसाए मुल्क की आप बात करें, उन्होंने आज़ादी तो ली है, वो आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया है। उन्होंने तालीम के हवाले से काम किया है, उन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से काम किया है, उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया है, उन्होंने बेरोज़गारी ख़त्म की है, उन्होंने अपने मुल्क में ऐसी इस्लाहात नाफिज की हैं जिससे उनका मुल्क जो है तरक्की की राहों पर गामज़न हो सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो तरजीहात हैं वो आप जानती हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स हमारे अशगाल हैं जिनमें हम हमेशा बिजी रहते हैं और यही हमारा चल है। क्या नाम है आपका? शामिर। शामिर, मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि 2025 या 26 की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है इंडिया किस जगह पर स्टेबल होगा? इंडिया सबसे पहले आप लोगों को ना डेमोग्राफिकली देखना पड़ेगा इंडिया, क्योंकि अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द I think top 5 richest country. Yes, अब थर्ड बड़ी बनना चाहते हैं। Exactly, and it is going to be the third richest country in the world. And अगर हम बात करते हैं population wise, they are the I think फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, वो चाइना पीछे रह गया है। और तीसरी बात ये है कि कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, नाउ इंडियन करेंसी शुड बी कंसीडर्ड एज शुड बी कंसीडर्ड एज अ इंटरनेशनल करेंसी एज वेल, और इसमें जो है वो एक्सपोर्ट भी होगी, इंपोर्ट भी होगी। और अगर हम इससे हट के अगर बात करें तो इंडिया इज़ टेक्निकली सो मच इवॉल्व, और हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन अच्छी जो है वो एक ही टाइम पे हुई है, लेकिन डेमोग्राफिकली अगर देखें तो वो उसके पीछे बड़ी डिबेट है कि वो किस तरह उनकी जो पार्टीशन हुई है या नहीं हुई। लेकिन कंपैरेटिवली अगर 2025 से या आज से 2030 के सिनेरियो में अगर इंडिया को देखते हैं, इंडिया कैन बी अ कंट्री जो कि विच कैन इन्फ्लुएंस आई थिंक द होल रीजन। वी कैन नॉट ओनली टॉक अबाउट द वर्ल्ड, वी कैन टॉक अबाउट, इफ विल टॉक अबाउट एशिया, then it comes India will be considered as a country
country which is going to influence the whole Asia, and it is going to represent Asia by any which way. But we have to consider it as a lesson, as a country that we are living in Pakistan. We have parted our ways at the same time, but we have to look after for that as well, that being a country where we are actually standing, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो और करंट सिनेरियोज़ के हिसाब से, बिकॉज हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ही नहीं, आज से 70 साल हो गए, 76 साल हो गए, वो ही नहीं आ सकी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं आ सकी तो हमारे मुल्क में हालात बेहतर हो क्या लगता है आपको कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी रह गई है कि इंडिया के साथ हम आज़ाद भी हुए, जिस तरह से आपने भी बताया हमें 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए और इंडिया को भी, लेकिन वो किस जगह पे स्टेबल करें और हम किस जगह पे स्टेबल करें। जिस तरह से मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया कि 25 और 26 में आपको लगता है कि इंडिया कहाँ पे हो, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि हम किस जगह पे स्टे कर रहे होंगे। आपको ना इसे बहुत सारी साइडों से देखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ कंट्री विच इज़ हैविंग वेरी गुड डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। अब हमारा मुल्क इज़ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। ये हम साल 1.5 साल से हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो इंडिया ने बड़ी जल्दी ही अपने मुल्क को जो है वो उस तरह के अदारों से या उस तरह के जो वो इन्फ्लुएंशियल जगह थी वहाँ से अलहदा अपने आप को कर लिया था और अपनी पार्लियामेंट को एक अलग से डिवाइड कर लिया था कि पार्लियामेंट शुड बी द वन जो कि मुल्क के लिए जो करेगा पार्लियामेंट करेगा। अब उस पार्लियामेंट के करने की वजह से इंडिया इज़ नाउ एट दैट स्टेज जिसके ऊपर हम आज इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी टिल देन कोई भी जो है वो इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा। हमारे यहाँ जो है वो कलअदम तंजीमें भी काम करती हैं, हमारे यहाँ अदारे इस तरह के काम करते हैं कि देखिए आप इसी से देख लें, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ये बहुत सारे बड़े बड़े अदारे हैं, दोज आर स्टिल हैवंट कम इन आवर कंट्री। अगर वो हमारे मुल्क में नहीं है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे मुल्क में जो लोगों को जो है वो इस चीज़ का राइट ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी मर्ज़ी का कुछ देख सकें। इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, वी आर बीइंग वेरी हम जब क्रिटिसिज्म देने पे आते हैं ना, हम बड़ी जल्दी इसमें मुझे एक चीज़ याद आ गई, हमारा इंडिया को आगे बढ़ाने में उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा काम किया। तो चूँकि मेरा भी फिल्म से ताल्लुक है तो मैं इसको इस नज़रिए से भी देखता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारी एक मूवी आई थी, जॉयलैंड नाम से मूवी आई थी, विच इज़ कवरिंग एक्चुअली एक सोशल इशू, क्योंकि जो भी मूवी बनती है एक सोशल इशू के बेस पे बनती है, लेकिन हम उस सोशल इशू को हमने एक नेशनल इशू बना लिया और उस नेशनल इशू को बनाने के साथ साथ एक ऐसे हैशटैग चले कि हमारी वो चीज़ें इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ टॉपिक अब हमारी कंट्री में, कि एक ट्रांसजेंडर का इशू है या एक बाइसेक्सुअल का इशू है या एक होमोसेक्सुअल का इशू है, तो वो इसको इस तरह कंसीडर नहीं किया जा रहा। आई एम नॉट बीइंग प्रो एट ये जो जितने भी LGBTQ वाली कम्युनिटी है मैं उनको वो एंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन थिंग इज़ फिर भी हमें अपने अंदर एक वो क़ुव्वत लानी पड़ेगी कि हम बर्दाश्त कर सकें, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकें और हर तरह का कंटेंट जो कि हमारे पास आता है, हर तरह की चीज़ जो कि हमारे पास आती है उसे पॉजिटिवली देख सकें। हम लोग जो है चीज़ें सुनते हैं टू स्पीक, वी लिसन टू स्पीक, वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है और दुनिया क्या कर रही है। तो अगर हमें अपने मुल्क को भी अगर ऐसे आगे बढ़ाना है और अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेहतर करना है, तो हमें जो है वो क्रिटिसिज्म अगर करना आता है तो हमें क्रिटिसिज्म लेना भी चाहिए और क्रिटिसिज्म लेने के साथ साथ हमें जो है ना वो प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जब तक हमारे अंदर इंडिविजुअल के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तब तक हम लोग इवॉल्व नहीं। हमारे जो इस टाइम मुल्क में हमारे इस टाइम जो PM चल रहे हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हमारे मुल्क को इस टाइम संभाल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब का अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव दौर देखें तो ही वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे? ही वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी बात सिर्फ ये है कि अभी वो 13 पार्टियां अब जब एक भी बात होती है ना, जब कोई करारदाद जब आप पेश करने जाते हैं या जब कोई ऐसा चीज़ पेश करने जाते हैं तो उसमें जो है वो आपके अंदर बड़ी हर्डल्स आती हैं। आपको एस्टेब्लिशमेंट रोकती है, आपको फलां पार्टी रोकती है, आपको फलां पार्टी रोकती है, आपको फलां पार्टी रोकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसकी वजह से PMLN अभी काम नहीं कर सके। अभी PMLN का जिस तरह का भी रिकॉर्ड है, वट एवर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन एक्चुअली दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते बीइंग अ कंट्री कि हमारे मुल्क में इतनी करप्शन है। हमने श्रीलंका का हाल देख लिया, हमने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ का हाल देख लिया जो उनके साथ हुआ है। हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते अपने मुल्क में। तो बीइंग सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, आई वुड से कि हमें वही करना चाहिए जो कि लोग पसंद करते हैं और हमारी पार्लियामेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारे अदारों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें जो लोग ये चीज़ सोचते हैं ना, लाइक
अगर कोई किसी को वोट देना चाह रहा है तो उन्हें देने दें, ये उनका डेमोक्रेटिक हक है। और हमारे आइन के आई थिंक आइन का 5वां या 6वां आर्टिकल है जो कि हर इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि वो अपने राइट को एंटरटेन कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ राइट को एंटरटेन करने दिया ही नहीं जाता, तो फिर वो सारी बात मैंने कर दी है कि जब तक हम इसको लेंगे नहीं, अपने ऊपर नहीं लेंगे और लोगों को अपने राइट्स को एंटरटेन करने का मौका नहीं देंगे, तब तक जो है कुछ भी नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? साथ मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि इंडिया किस जगह पे स्टे कर रहा हो? 2025 या इंडिया बहुत आगे स्टे कर रहा है। इंडिया भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और आगे जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जिस तरह कह लें कि आप मेटावर्स की दुनिया में और वेब 3.0 में, तो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंडिया बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इकोनॉमी वाइज भी, टेक्सटाइल वाइज, आर्टिकल्चर के हवाले से भी हर तरीके से इंडिया बहुत आगे जा रहा है। और क्या कहते हैं, अगर आप फ़ॉरेन तौर पे देखेंगे उनके जो फॉरेनर्स के साथ ताल्लुकात हैं और जो सीन है, तो इट्स गुड और मुझे लगता है कि बहुत आगे। आपने न्यूज़ सुनी हो अगर कि ये पिछले दिनों जो हुआ है हमारे मुसलमानों की जो मस्जिद पर हमला मुसलमानों पर, उस पर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि इंसानियत जो है बहुत ज़्यादा एक नीचे, और वो मुसलमान हैं कि आप लोग उनके ऊपर ये जो तशद्दुद करते हैं ये नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के लिए? तो ये आज का मसला नहीं है कि आज ये हुआ है, और ये तो हमेशा से होता आ रहा ऐसा ही है। है। तो ये है कि इसमें क्या बस एक मजम्मत कर सकते हैं, जो हम अपना क्या कहते हैं स्ट्राइक जो है रिकॉर्ड करवा सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये तो होता आ रहा है, हम हमेशा से ये कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्या कहते हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के ऊपर। और सिर्फ उधर इंडिया में नहीं, हमारा जो अपना मुल्क है फ़लस्तीन, जो मुसलमानों का मुल्क है, तो वहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो कश्मीर मुसलमानों का ही मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी की बात नहीं है कि इंडिया माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं तो उन पर इस वजह से जुल्म सितम हो रहा है। जहाँ पे मेजॉरिटी में है, जो बाकायदा एक अपने आप को डिक्लेयर करते हैं हम एज अ मुस्लिम कंट्री हैं, तो वहाँ पे भी जो है वहाँ पे भी जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ये तो मुसलमानों की बदकिस्मती है और उनकी ये तारीख है, क्या कह सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया से, इंडिया का तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। पाकिस्तान आपको क्या लगता है किस जगह पर स्टे कर रहा होगा? पाकिस्तान आ जाएगा यार 2050 तक। 50 तक? माशाल्लाह, बस यही कह 50 तक कौन रह सकता है वैसे? हैं? आप और मैं होंगे 50 तक? बस देखते हैं क्या हमारे बच्चे देखेंगे। ओह वाह, इतना यकीन है आपको कि हम तरक्की कर लेंगे 50 तक? हाँ, मुझे लगता है कि कर लेंगे कुछ ना बहुत कुछ। जल्दी नहीं कर लेंगे? बहुत जल्दी है, वाकई में बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी हम है। ये थोड़ा सा हमें डिले करना चाहिए, ज़रा सोचना चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए कि थोड़ा सा हमें और इसमें चीज़ें देखनी चाहिए। 2070 तक, 2060 तक हमें लेके माशाल्लाह। क्या लगता है आपको कि कौन सा ऐसा लीडर होगा जो हमें तब भी आगे लेके जाएगा 2050, 60, 70 तक? बिलावल के बच्चे। बिलावल के बच्चे, वाह माशाल्लाह, फिर तो हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thanks. सो फिर जी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज के जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगेगा। और जिस तरह से आज हमने जाना कि 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो इंडिया किस जगह पर स्टेबल होगा और पाकिस्तान किस जगह पर। लोगों ने ये कहा कि इंडिया जो है वो सेकेंड या फर्स्ट बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा एशिया की। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लोगों का ये कहना है कि 2050, 60, 70 तक स्टेबल हो जाएगा, ना कि हम 2025 और 26 की बात करें। तो मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।